गुड मॉर्निंग गाइज। होप यू आर डूइंग गुड। कैसे हो सब लोग? क्या हाल चाल गाइज? गाइज आज हम लोग जो है वो एम्प्लॉय कॉस्ट का थियरी डिस्कस करने वाले हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जनरली एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है एम्प्लॉय कॉस्ट का, थियरी का। नाउ गाइज आइएगा, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर। ओके सर जी, लेबर टर्नओवर क्या है ये हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकल जब एक्सप्लेन किया था तब देखा हुआ है। तो गाइज लेबर टर्नओवर का मतलब क्या है? पुराने वर्कर चला गया, उसके जगह पे नया वर्कर आया, एक्सपांशन के लिए आपने नया वर्कर लेके आ गए, वर्कर ने जॉब छोड़ दिया, ठीक है, आपने जॉब से निकाल दिया। दीज आर ऑल द सर जी मेथड्स ऑफ दैट लेबर टर्नओवर रेट हमने कैलकुलेट किया था। जैसे सेपरेशन मेथड था, रिप्लेसमेंट मेथड था, फ्लक्स मेथड था, एक्सेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो गाइज हम लोगों को जो है वो लेबर टर्नओवर का कॉजेज, रीजन फाइंड करना है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल के वक्त हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगेन डिटेल के अंदर यहाँ पे देखेंगे। देर आर बेसिकली थ्री मेजर रीजन ऑफ द लेबर टर्नओवर, अगर आप चेक कर पाएंगे। सबसे पहला जो रीजन है गाइज, मेन रीजन इज पर्सनल कॉजेस हो सकता है, अनअवॉइडेबल कॉजेस हो सकता है, एंड लास्ट वन इज अवॉइडेबल कॉजेस हो सकता है। इन तीन रीजन की वजह से जो है वो लेबर टर्नओवर होएगा। आई रिपीट, पर्सनल कॉज हो सकता है, अनअवॉइडेबल हो सकता है, एंड अवॉइडेबल कॉजेस बिल्कुल हो सकता है फॉर द लेबर टर्नओवर। अब पर्सनल कॉज क्या है? सर जी पर्सनल कॉज क्या है? इसकी वजह से वर्कर विल लीव द जॉब। ठीक है, इसमें ऐसा बोला गया है कि इट विल इंड्यूस और कंपेल वर्कर टू लीव देयर जॉब। वर्कर खुद होके जॉब जो है वो छोड़ देगा। तो पर्सनल कॉजेस क्या हो सकते हैं? सर ये सबसे पहले है कि वर्कर लोगों ने जॉब चेंज कर दिया, सो चेंज ऑफ द जॉब फॉर बेटरमेंट। ठीक है, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलता है, कोई और ज्यादा पैसे का जॉब मिलता है, तो उन्होंने जॉब जो है वो चेंज कर दिया। इस सेकंड रीजन इन्होंने दिया हुआ है कि रिटायरमेंट हो गया। ठीक है, सर जी रिटायरमेंट हो गया, इल हेल्थ की वजह से हो गया, प्री मैच्योर आपने रिटायरमेंट ले लिया है, ठीक है, ओल्ड एज की वजह से रिटायरमेंट। दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल। नेक्स्ट वन, सर जी कुछ पर्सनल रीजन हो सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो सकता है। सर फैमिली प्रॉब्लम का मतलब क्या है? सर शादी हो गया और किसी और जगह पे शिफ्ट हो गए एक्सेट्रा। सो ये हो गया आपका सर जी डोमेस्टिक प्रॉब्लम और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपने जो है जॉब छोड़ दिया। नेक्स्ट वन, सर जी यू आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, आप जॉब डिसकंटिन्यू कर रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग कंडीशन, इसकी वजह से आपने जो है वो जॉब छोड़ दिया। तो ये सारे पर्सनल रीजन हो गए गाइस। अब नेक्स्ट वन इज अनअवॉइडेबल रीजन। सर जी अनअवॉइडेबल रीजन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे मैनेजमेंट, सर जी मैनेजमेंट विल आस्क द वर्कर टू लीव द जॉब। ठीक है, सो मैनेजमेंट खुद होके बोलेगा वर्कर को, भाई बस हो गया अभी, ठीक है, अब आप जॉब जो है वो छोड़ सकते हैं। अब इसके क्या रीजंस है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला सर जी सीजनल, अगर आपका इंडस्ट्री रहेगा, सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री रहेगा, बिजनेस रहेगा, तो ऑफ सीजन के अंदर जब सीजन नहीं है, प्रोडक्शन बंद रहता है, तब आप वर्कर को यानी जॉब से निकाल देंगे। ठीक है, इसके बाद गाइस कुछ रीजन ऐसे हो सकते हैं, एबनॉर्मल रीजन, इससे आप बोल सकते हो कि रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है, ठीक है, पावर का शॉर्टेज है, ठीक है, इसके बाद स्लैक मार्केट है प्रोडक्ट का, तो वैसा भी हो सकता है। जैसे आपने देखा था कोविड के अंदर आपने फैक्ट्री बंद रखा था, ठीक है, डिमांड ही नहीं था, तो बहुत सारे ऑटो इंडस्ट्री ने फैक्ट्री बंद रखा था, तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं। आगे सर जी नेक्स्ट वन क्या है? अनअवॉइडेबल रीजन के अंदर चेंज इन अ प्लांट लोकेशन। ठीक है, सर जी सपोज आपका प्लांट पहले महाराष्ट्र के अंदर था, वो प्लांट अभी गुजरात के अंदर शिफ्ट हो गया। ठीक है, वो जो फैक्ट्री ओनर था उसको बहुत सारे बेनिफिट मिले गुजरात में, तो वहां पे वो शिफ्ट हो गया एक्सेट्रा। ठीक है, या फिर गुजरात का फैक्ट्री महाराष्ट्र के अंदर ज्यादा बेनिफिट मिला तो वहां पे शिफ्ट हो गया। तो प्लांट का लोकेशन अगर शिफ्ट होता है तो ऑब्वियसली सर जी वर्कर लोगों को आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज सारे वर्कर तो रेडी नहीं रहेंगे नए लोकेशन पे शिफ्ट होने के लिए, तो दिस कैन बी अ रीजन। नेक्स्ट वन, सर जी इसके बाद है वर्कर का, वर्कर में कुछ इशू इन द सेंस क्या हो गया? डिसेबिलिटी आ गया। ठीक है, सर जी अनफिट फॉर द वर्क हो गया, ज्यादा एज हो गया, अनफिट हो गया। ठीक है, डिसेबिलिटी आ गया, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया प्लांट लोकेशन पे, इसके वजह से आपको उसको जॉब से निकालना पड़ेगा। एंड लास्ट वन इज आई थिंक सो डिसिप्लिनरी मेजर। ठीक है, वर्कर बहुत शैतानी कर रहा था, ठीक है, डिसिप्लिन, एनवायरमेंट खराब कर रहा था, ठीक है, कुछ मैनेजमेंट के अगेंस्ट हो रहा था, फैक्ट्री के अगेंस्ट, ओनर के अगेंस्ट कुछ हो रहा था काम, तो डिसिप्लिनरी मेजर की वजह से आपने निकाल दिया। तो मैनेजमेंट खुद होके वर्कर को जाने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट वन, अवॉइडेबल कॉजेस। जी अवॉइडेबल कॉजेस का मतलब क्या है? अगर आपको लेबर टर्नओवर रोकना है तो मैनेजमेंट विल हैव टू टेक सम स्टेप्स। ठीक है, मैनेजमेंट को कुछ सर जी रोल यहाँ पे प्ले करना पड़ेगा, सो दैट आपका जो लेबर टर्नओवर है वो मिनिमम रहेगा। ओके,
सो इसका क्या रीजन हो सकता है, अवॉइडेबल क्या हो सकता है सर जी? वर्कर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग कंडीशन, नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब, नॉट सेटिस्फाइड विद द रेम्यूनरेशन, नॉट सेटिस्फाइड विद द टाइम और आवर्स ऑफ द जॉब, ठीक है? तो ये अवॉइडेबल हो सकता है सर जी, ठीक है? नेक्स्ट वन, जो रिलेशनशिप है वर्कर का विद द मैनेजमेंट इज वेरी स्ट्रेन रिलेशनशिप, ठीक है? अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है? सुपरवाइजर के साथ रिलेशनशिप बढ़िया नहीं है, फेलो वर्कर के साथ रिलेशनशिप बढ़िया नहीं है, तो दिस कैन बी सम रीजन, ठीक है, जो अवॉइड हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, वर्कर को ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है, लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज, लैक ऑफ प्रमोशनल एवेन्यूज, उसको लग रहा है कि सर अपने को ग्रोथ नहीं मिलेगा ये कंपनी के अंदर, ठीक है, प्रमोशन नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है, तो ये के रीजन हो सकता है जो अवॉइडेबल है। देखो उसको अच्छे से ट्रेनिंग दो, ठीक है, उसको प्रमोशन का एक स्पेसिफिकली बता दो कि ऐसा परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, ठीक है? तो मैनेजमेंट को लीड करके यहाँ पे कुछ वर्किंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, लैक ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटी, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, ये भी रीजन अवॉइड हो सकता है, ठीक है? सपोज कुछ वर्क है जहाँ पे सर बहुत ही मैन्युअल वर्क हो रहा है, फटीग वगैरह आता है वर्कर लोगों को, थोड़ा रिक्रिएशन फैसिलिटी होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है, जो अवॉइड हो सकता है। नेक्स्ट वन, अगला जो पॉइंट है सर जी, वेज आप कम दे रहे हो एज कंपेयर टू इंडस्ट्री, यानी आपका जो कॉम्पिटिटर है वो ज्यादा वेज पे कर रहा है, आप कम वेज पे कर रहे, तो ऑब्वियसली वो शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपको ये अवॉइड करना है तो मैनेजमेंट को सर जी इंडस्ट्री पार, एट पार ऑफ इंडस्ट्री विल हैव टू पे, ठीक है? सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किया कि कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर कुछ पर्सनल हो सकते हैं, अनअवॉइडेबल हो सकते हैं और अवॉइडेबल हो सकते हैं। चलिएगा गाइस, बढ़ते हैं आगे। सर जी अगर लेबर टर्नओवर होता है तो कौन से कॉस्ट आपको इनकर करते हैं, ये ऑलरेडी प्रैक्टिकल के वक्त डिस्कस हो गया था, आपको ये वापस से रिकॉल होएगा, आई एम श्योर। गाइस लेबर टर्नओवर की वजह से क्या क्या कॉस्ट आपको लगता है? सबसे पहले जो है सर जी, लेबर टर्नओवर ना हो इसके लिए आपने कुछ प्रिवेंशन कॉस्ट इनकर किया है, और सेकेंड वन, लेबर टर्नओवर हो गया है, ठीक है, लेबर टर्नओवर हो गया उसकी वजह से आपको कुछ कॉस्ट लग रहा है। देखते हैं सर जी, प्रिवेंशन कॉस्ट। सर जी प्रिवेंशन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया सर जी? इफ यू वांट मिनिमम लेबर टर्नओवर यू विल हैव टू इनकर हेवी प्रिवेंटिव कॉस्ट। अच्छा, प्रिवेंटिव कॉस्ट क्या है? एग्जाम्पल सर, ऊपर देखा ना आपने, जो अवॉइड हो सकते हैं रीजंस, ठीक है, जो अवॉइड हो सकते हैं सर, लैक ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटी था, थोड़ा रिक्रिएशनल फैसिलिटी दे दो, ट्रेनिंग फैसिलिटी दे दो, वर्किंग कंडीशन अच्छा कर दो, ठीक है, जो रिलेशनशिप है वो अच्छा रखो स्टाफ के साथ, तो सर जी ये क्या है? ये प्रिवेंटिव कॉस्ट है, ठीक है? अगर आप वेज कम दे रहे हो एज कंपेयर टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, आपको थोड़ा वेज बढ़ाना पड़ेगा, तो सर जी ये प्रिवेंटिव अगर मेजर्स आप लेते हैं तो लेबर टर्नओवर कम होएगा। एंड गाइस सर जी, जितना ज्यादा प्रिवेंटिव कॉस्ट होएगा उतना लेबर टर्नओवर जो है वो कम होएगा। ओके, सो ये था आपका प्रिवेंटिव कॉस्ट। टर्नओवर ना हो इसके लिए जो आपने कॉस्ट इनकर किया हुआ है, वर्कर छोड़ के ना जाए इसके लिए जो आपने कॉस्ट इनकर किया हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे गाइस प्रिवेंशन कॉस्ट। आगे अगला जो है वो है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट। चलो सर, वर्कर ने जॉब छोड़ दिया या फिर आपने उसको निकाल दिया है जॉब से, तो आपको कौन सी कॉस्ट लगेगी? सबसे पहले तो गाइज उसको ट्रेनिंग का कॉस्ट लगेगा। अच्छा, हम लोग सीक्वेंस से फॉलो करते हैं। सबसे पहले जो पुराना वर्कर जा रहा है ना, उसको अपने को कुछ कॉम्पेंसेशन वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है, कुछ बेनिफिट्स वगैरह देने पड़ेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक्सेट्रा। इसके बाद गाइज नया वर्कर का इंटरव्यू आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, तो उसका रिक्रूटमेंट का कॉस्ट आएगा, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह देना पड़ेगा। सो रिक्रूटमेंट हो गया, उसका इंटरव्यू का कॉस्ट हो गया, ओके, उसका सिलेक्शन का कॉस्ट हो गया, उसका ट्रेनिंग का कॉस्ट हो गया। ट्रेनिंग के बाद गाइज ऑब्वियसली नया वर्कर का एफिशिएंसी कम रहेगा, तो गाइज एफिशिएंसी अगर कम रहता है तो ऑब्वियसली उसको आपको क्या करना पड़ेगा? डिफेक्टिव ज्यादा वो वर्कआउट करेगा, या फिर वो मटेरियल का वेस्टेज ज्यादा करेगा, मशीन खराब हो सकती है उसकी वजह से, सर जी टूल्स आपके खराब हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं। तो गाइज ये जो सारा कॉस्ट है ना, ये लगता है लेबर टर्नओवर हुआ है उसकी वजह से। नया वर्कर आया, उसको ट्रेनिंग दिया, नया वर्कर को रिक्रूटमेंट किया, उसका सिलेक्शन किया, उसका इंटरव्यू वगैरह लिया, उसके लिए मार्केटिंग किया, उसके लिए टीम हायर किया था आपने, तो ये सारे जो कॉस्ट लगते हैं, और प्लस नए वर्कर के इनएफिशिएंसी की वजह से, इन एक्सपर्टाइज की वजह से आपको जो कॉस्ट लगता है वो भी यहाँ पे कवर होने वाला है। नाउ अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपने प्रिवेंशन कॉस्ट जो है लेबर टर्नओवर के लिए, जो प्रिवेंशन मेजर्स है वो अगर ज्यादा लेते हैं तो लेबर टर्नओवर कम होएगा। तो आपने क्या करना चाहिए सर? ऑप्टिमम बैलेंस रखना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रिवेंटिव कॉस्ट भी आपने इनकर नहीं करना चाहिए, बहुत कम भी नहीं आपने इनकर करना चाहिए। तो गाइज आपने जो है वो एक बैलेंस रखना चाहिए
एडिक्वेट प्रिवेंटिव कॉस्ट आपने इनकर करना चाहिए। ऑप्टिमम जिसे हम लोग बोलते थे पहले मटेरियल टॉपिक के अंदर ईओ क्यों आता था ना, इकोनॉमिक ऑर्डर, वैसे ही ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रिवेंटिव कॉस्ट यू शुड इनकर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो दो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर ली है, सिंपल क्वेश्चंस थे। एन्यूमरेट द रेमिडियल स्टेप्स टू बी टेकन टू मिनिमाइज द लेबर टर्नओवर। बहुत बार सर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आईएमपी लिखा हुआ है ना वो रिपीटेटिव है, न्यू सिलेबस में ओल्ड सिलेबस में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए, तो वो मैंने इंपॉर्टेंट पहले ही मार्क करके रखा हुआ है। आपके मॉक टेस्ट के अंदर, आपके आरटीपी के अंदर जो जो क्वेश्चंस आए हैं उसको मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा हुआ है। चलिएगा तो सर जी क्या क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं लेबर टर्नओवर रोकने के लिए? सबसे पहले तो एग्जिट इंटरव्यू आपको लेना है। सर जी एग्जिट इंटरव्यू का मतलब क्या हो गया? जो वर्कर जॉब छोड़ के जा रहा है उसका आप इंटरव्यू लीजिएगा, उससे कुछ फॉर्म फिल करवा के लीजिएगा, ठीक है, वो रीजंस पता करने की कोशिश कीजिएगा कि भाई इसने जॉब क्यों छोड़ा हुआ है, क्या इसका दिक्कत है, क्या इसको वेजेस कम मिल रहा है, क्या वर्किंग कंडीशन बराबर नहीं है, रिक्रिएशन फैसिलिटी नहीं है, इसको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। तो गाइज आपको एक रीजन पता चलेगा और बाकी वर्कर को रोकने के लिए, बाकी वर्कर का टर्न रोकने के लिए वो आपको हेल्प करेगा। सो फर्स्ट इज टू टेक एग्जिट इंटरव्यू। इसके बाद है जॉब एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट वन सर जी क्या है? जॉब एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। सर जी हर एक रिक्वायरमेंट, हर एक जॉब की रिक्वायरमेंट पहले फाइंड करो कि ये जॉब करने के लिए मुझे ऐसे ऐसे वर्कर की रिक्वायरमेंट है, ये स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट है, ये लेवल ऑफ वर्कर की रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली आप वो वर्कर को जॉब पे लगाइएगा। तो जॉब एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन आप कीजिएगा। ऐसा ना हो जाए सो आपने अनस्किल्ड वर्कर को आपने स्किल्ड जॉब पे लगा दिया है, आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उसका एक्सपर्टाइज नहीं है। तो गाइज आपने क्या करना चाहिए? प्रॉपर्ली जॉब एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन करना चाहिए। नेक्स्ट वन, सो आपने क्या करना चाहिए? एक साइंटिफिक, नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, साइंटिफिक सिस्टम आपने ये करना चाहिए, साइंटिफिक सिस्टम आपने ये करना चाहिए फॉर रिक्रूटमेंट पर्पज के लिए। जी हाँ सर जी, रिक्रूटमेंट के लिए साइंटिफिकली आप रिक्रूट कीजिएगा, प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, प्रमोशन के लिए। तो सर जी थोड़े से सिस्टम आपने फॉलो करना चाहिए फॉर रिक्रूटमेंट, फॉर ट्रेनिंग, फॉर प्लेसमेंट एंड प्रमोशन। चलिएगा नेक्स्ट वन, हेल्दी एटमोस्फियर, यू शुड हेल्दी एटमोस्फियर आपने करना चाहिए। नेक्स्ट वन, एजुकेशन, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, रिक्रिएशनल फैसिलिटी आपने प्रोवाइड करना चाहिए। तो इससे भी लेबर टर्नओवर जो है वो रुक सकता है। नेक्स्ट वन, गाइज आपने जो है वो वर्कर की जो भी कुछ ग्रीवेंसेस है वो ग्रीवेंसेस के लिए कमिटी एस्टेब्लिश करना चाहिए और टाइम टू टाइम आपने जो है वो उसका रिव्यू लेना चाहिए। ठीक है, वर्कर की ग्रीवेंसेस आपने यानी या आपने जो है वो सॉल्व करनी चाहिए ग्रीवेंसेस, ठीक है, अटेंड करनी चाहिए। नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, मेथड्स ऑफ टाइम बुकिंग। ओके गाइज हम लोगों ने जब प्रैक्टिकल का फर्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा थोड़ा ये डिस्कशन किया था, टाइम कीपिंग क्या रहता है, टाइम बुकिंग क्या रहता है। वापस एक बार मैं आइडिया दे देता हूँ टाइम कीपिंग का मतलब क्या है। सर जी टाइम कीपिंग का मतलब वर्कर कब फैक्ट्री में आ रहा है और वर्कर कब फैक्ट्री से जा रहा है, ये जो डिसाइड किया हुआ है वो टाइम कीपिंग ने डिसाइड किया है। क्या बोला मैंने? वर्कर फैक्ट्री के अंदर कब आया है और वर्कर फैक्ट्री से कब जा रहा है वो टाइम रिकॉर्ड करना, इसको बोलते हैं टाइम कीपिंग। ओके, और टाइम बुकिंग का मतलब क्या है? सपोज वर्कर 8 घंटे फैक्ट्री के अंदर प्रेजेंट था, ये आपको पता चल गया टाइम कीपिंग के बेसिस पे। टाइम कीपिंग के मेथड कौन से, अगर आपको याद आ रहा है, हमने टाइम कीपिंग का बोल रहा हूं, ये बुकिंग का है, हम लोग टाइम कीपिंग का पहले डिस्कस कर रहे हैं। सर मेथड कौन सा है? सबसे पहले तो आपने जॉब रजिस्टर मेंटेन किया है, फैक्ट्री गेट पे एक रजिस्टर आता है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि लाइब्रेरी के अंदर जब आप जाते हो पढ़ाई करने के लिए, ऑफ कोर्स लाइब्रेरी के अंदर पढ़ाई करने के लिए जब भी आप जाते हो एक रजिस्टर में एंट्री पास करना पड़ता है, आप कब आए और आप कब लाइब्रेरी छोड़ा है, यानी कब आप घर पे जा रहे हो या फिर वॉट एवर। तो इससे पता चलेगा कि आप कितना देर लाइब्रेरी के अंदर बैठे हुए हो। तो वैसे ही सर जी वर्कर कब आया, वर्कर कब गए, एक रजिस्टर आपने मेंटेन किया। सर सेकंड था, रजिस्टर में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, टोकन सिस्टम। हर एक वर्कर को आपने एक स्पेसिफिक टोकन दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, तो वो टोकन वो जो ट्रे है वहां से निकालेगा, ड्रॉप बॉक्स के अंदर डाल देगा और एवरी 5 मिनट्स एवरी 10 मिनट्स वो टोकन से वो कलेक्ट होंगे। इसके बाद सर पंच कार्ड सिस्टम था। अच्छा पंच कार्ड सिस्टम का मतलब क्या हो गया? सर जी आपको एक पास दिया जाएगा और वो मशीन के अंदर आपको इंसर्ट करना है, ऑटोमेटिकली डेट और टाइम उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन से वर्कर यहाँ पे आया हुआ है। नेक्स्ट वन, हमने कुछ बायोमेट्रिक डिवाइस भी देखे थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी देखे थे, जैसे कि सर जी थंब इंप्रेशन स्कैनिंग था, रेटिना स्कैनिंग था। ओके, तो ऐसे कुछ मेथड से भी, या फिर सर जी आपका स्मार्ट कार्ड भी हो सकता है। तो इसके ये सारे मेथड थे टाइम कीपिंग।
सर टाइम कीपिंग आपको क्या बोलता है कि वर्कर कितना देर फैक्ट्री के अंदर प्रेजेंट था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। टाइम बुकिंग के अंदर क्या है सर, टाइम बुकिंग का मतलब ये हो गया वर्कर ने एक्चुअली 8 घंटे या फिर 7 घंटे जितना भी वो फैक्ट्री के अंदर प्रेजेंट था, उसने क्या 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 काम किया हुआ है, कौन सा जॉब उसने परफॉर्म किया हुआ है, ये सारा जो सिस्टम है वो टाइम बुकिंग परफॉर्म करता है। सबसे पहला जो मेथड है टाइम बुकिंग के लिए वो जॉब टिकट्स है। ठीक है, आपको एक जॉब कार्ड दिया जाएगा, जॉब टिकट दिया जाएगा, जिसके अंदर लिखा जाएगा कि ये 2 घंटा मैंने जॉब ये किया है, अगला 1 घंटा मैंने ये जॉब किया हुआ है एक्सेट्रा, फिर आधा घंटा मैंने ब्रेक लिया, लंच ब्रेक एक्सेट्रा। तो एक जॉब टिकट आपने वर्कआउट किया है। और एक आपको कंबाइन टाइम एंड जॉब टिकट करना है। सर जी टाइम एंड जॉब टिकट कंबाइन है, तो टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग का एक कॉम्बिनेशन का एक टिकट आपने वर्कआउट किया है। नेक्स्ट वन, आपने एक डेली टाइम शीट मेंटेन किया हुआ है। सर यानी टाइम शीट का मतलब क्या है सर जी, आपने पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, ये टाइम पे ये किया है, वो टाइम पे वो किया है एक्सेट्रा। तो टाइम शीट आपने मेंटेन किया हुआ है। नेक्स्ट वन, पीस वर्क कार्ड। अगला क्या है सर जी, पीस वर्क कार्ड। आपने जो कितने क्वांटिटी मैन्युफैक्चर किया है उसका आपने जो डेटा है वो रखा हुआ है। एंड लास्ट वन इज अ क्लॉक कार्ड। अगर आखिरी वाला क्या है, क्लॉक कार्ड। तो ये टाइम बुकिंग के वेरियस मेथड्स है। एक जॉब टिकट है, उसके बाद कंबाइंड टाइम एंड जॉब टिकट्स है। सर जी डेली जो है वो टाइम शीट आपने मेंटेन किया है, पीस वर्क कार्ड या फिर की पीस वर्क शीट आपने मेंटेन किया है, कितना क्वांटिटी मैन्युफैक्चर किया है। और लास्ट वन था आपका क्लॉक कार्ड। जी हाँ सर जी, क्लॉक कार्ड आपने मेंटेन किया है। चलिए अगला डिफरेंस लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट वर्कर एंड इनडायरेक्ट वर्कर, बहुत बार ये रिपीट हुआ है। नाउ गाइस क्या है डायरेक्ट वर्कर, क्या इनडायरेक्ट वर्कर, क्या वर्कर विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इनटू द प्रोडक्शन आर द डायरेक्ट वर्कर। वर्कर विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, इज अ डायरेक्ट वर्कर। वर्कर विच ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट, ये आपके डायरेक्ट वर्कर है। डायरेक्ट वर्कर वर्क कैन बी सीन इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, वर्कर का काम दिखना चाहिए फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये हो गए आपके डायरेक्ट वर्कर। और डायरेक्ट वर्कर का जो वेजेस है वो प्राइम कॉस्ट के अंदर जाता है। एग्जैक्टली अपोजिट टू द डायरेक्ट वर्कर इज इनडायरेक्ट वर्कर। इनडायरेक्ट वर्कर क्या है सर जी, वर्कर विच इज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इनटू द प्रोडक्शन, there is no direct relationship with the production, not directly involved in conversion of raw material into the final product, ठीक है, और उसका काम फाइनल प्रोडक्ट के अंदर नहीं दिखता है। तो ये आ गया आपके इनडायरेक्ट वर्कर। अच्छा, इनडायरेक्ट लेबर का जो कॉस्ट है वो कहां पे जाता है, ओवरहेड्स के अंदर जाता है। और ओवरहेड की 3 कैटेगरी थी, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्लब कर सकते हो या फिर अलग भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फैक्ट्री के अंदर अगर आपने इनडायरेक्ट वर्कर से काम करवाया तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। ऑफिस के अंदर वर्कर्स है, ऑफिस के अंदर सैलरी वगैरह पे किया हुआ है, वो इनडायरेक्ट लेबर है। आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कुछ पेमेंट किया हुआ है इनडायरेक्ट वर्कर को, तो वो इनडायरेक्ट लेबर के अंदर जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर जाएगा। ओके, सो ये था आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर। चलेगा, ओके, सो आई होप सो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए। आइएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड गाइज ये 6 क्वेश्चन एंड 7 क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे, आइएगा सब लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हाट डू मीन बाय टाइम एंड मोशन स्टडी एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू द मैनेजमेंट। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, आप पहले तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है एंड एग्जाम के अंदर आता है। सो टाइम एंड मोशन स्टडी क्या है, एवरीवन नो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सो ये टाइम एंड मोशन स्टडी, सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब क्या हो गया, टू एनालिसिस, और इट इज एन एनालिसिस ऑफ द टाइम टेकन टू परफॉर्म द जॉब। टाइम स्टडी का मतलब क्या है, एक जॉब, एक गुड्स, एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए वर्कर ने कितना टाइम लिया, कितना समय लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका टाइम स्टडी, ठीक है। और जो दूसरा है सर जी, मोशन स्टडी का मतलब क्या है, वर्कर ने जॉब परफॉर्म करते वक्त कितने मूवमेंट्स किए हैं, कितने एक्शंस लिए हुए हैं, ठीक है, कितने मोशंस है, ठीक है। तो मोशंस का मतलब क्या हो गया, मूवमेंट कितना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइम एंड मोशन स्टडी, ठीक है। तो ये पूरा उसने एनालिसिस किया कि हाउ द वर्कर परफॉर्म द जॉब,
ठीक है। जनरली क्या होता है, उसका एक पूरा एक वीडियो शूटिंग होता है कि वर्कर ने सपोज ये गुड्स मैन्युफैक्चर किया तो इसका उसने क्या क्या स्टेप परफॉर्म किया है, वो कैसे वर्कआउट किया और कितने टाइम के अंदर परफॉर्म किया है, इसका एक स्टडी रहता है विच इज कॉल्ड एज अ टाइम एंड मोशन स्टडी। ठीक है, दोनों अलग अलग है। टाइम स्टडी का मतलब क्या है, वर्कर ने कितने टाइम के अंदर जॉब परफॉर्म किया हुआ है। मोशन स्टडी का मतलब क्या है, जॉब परफॉर्म करते वक्त उसने कौन से स्टेप्स लिए हैं, ये जॉब परफॉर्म करते वक्त गुड्स मैन्युफैक्चर करते वक्त कितने मूवमेंट्स हुए हैं, कितने मोशंस हुए हैं, इसका सब कंबाइंड स्टडी इज कॉल्ड एज अ टाइम एंड मोशन स्टडी। ठीक है। नाउ गाइज, सर जी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग एंड गाइज रिड्यूसिंग द लेबर कॉस्ट। अगर आपको लेबर कॉस्ट कंट्रोल करना है या फिर अगर आपको लेबर कॉस्ट रिड्यूस करना है तो टाइम एंड मोशन स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कैसे, मैं आपको बताता हूं। सर जी टाइम स्टडी के अंदर यू विल हैव टू सेट अ स्टैंडर्ड। ठीक है, टाइम स्टडी के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा टू परफॉर्म द जॉब। एक ऑर्डिनरी पर्सन, एक एवरेज एबिलिटी का पर्सन एक जॉब परफॉर्म करने के लिए इतना उसको मैक्सिमम टाइम लगना चाहिए, तो आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गाइज टाइम स्टडी करके। ठीक है, आपने सारे वर्कर का एनालिसिस किया जो वो जॉब परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आपने ऑन एन एवरेज देखा कि एक जॉब परफॉर्म करने के लिए 10 घंटा लगना चाहिए, 5 घंटा लगना चाहिए एक्सेट्रा, तो आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो इससे क्या होगा सर जी, आपने वर्कर को बता दिया कि ये जॉब शुड बी परफॉर्म इन 10 आवर्स। ठीक है, तो गाइज सो आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, तो इमीडिएटली आप इवैल्यूएशन कर सकते हो। अगर वर्कर ने 10 घंटे से ज्यादा टाइम लिया है तो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे काम कर रहा है, तो सर जी आप चेक करो क्यों क्यों इसको ज्यादा टाइम लग रहा है एक्सेट्रा। इससे टाइम कम होगा, और टाइम अगर कम होता है तो लेबर कॉस्ट एक्सेट्रा ओवरहेड की कॉस्ट भी कम होने वाली है। नेक्स्ट वन, तो सर जी टाइम स्टडी में क्या हो रहा है सर जी, टाइम स्टडी विल हेल्प यू टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम विच विल बी टेकन बाय द एवरेज एबिलिटी ऑफ पर्सन टू परफॉर्म द जॉब। जॉब परफॉर्म करने के लिए एवरेज पर्सन के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, ये जो स्टैंडर्ड टाइम है वो टाइम स्टडी बताएगा। अच्छा सर जी मोशन स्टडी क्या बोलता है सर जी, मोशन स्टडी बोलता है कि भाई व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ परफॉर्मेंस। क्या बोला है, व्हाट इज द प्रॉपर मेथड ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब। ये जॉब आपने ऐसे परफॉर्म करना चाहिए, ये जॉब आपने ऐसे परफॉर्म करना चाहिए। तो सर जी आपने कुछ उसको हिंट दिया है कि दिस स्टेप शुड बी परफॉर्म एक्सेट्रा। नाउ इससे क्या होएगा सर जी, कैसे कॉस्ट कंट्रोल होएगा। सर अगर आपको लगता है कि वर्कर कुछ मूवमेंट्स, वर्कर कुछ एक्शंस, वर्कर कुछ जॉब परफॉर्म करते वक्त कुछ अननेसेसरी एडिशनल एक्शन ले रहा है जिसका कुछ यूज नहीं है, ठीक है, तो सर जी ये जो वेस्टफुल मूवमेंट है, ठीक है, तो ये आपके अवॉइड हो जाएंगे सर। ठीक है सर, सपोज से फॉर एक और एग्जांपल दे देता हूं सर जी, मोशन स्टडी के मतलब क्या हो गया सर जी, मटेरियल है ना बहुत ज्यादा मूव हो रहा है। ठीक है, इधर से उधर मटेरियल बहुत ज्यादा मूव हो रहा है, इसकी वजह से वर्कर जो है वो जो उसको कैरी कर रहे हैं, वर्कर लेके जा रहे हैं, लोडिंग कर रहे हैं, अनलोडिंग कर रहे हैं, उसको अननेसेसरी ज्यादा है। तो सर आप ऐसा वर्कआउट कीजिएगा कि मटेरियल विल बी मूव सिक्वेंसली। सपोज पहले डिपार्टमेंट 1 में गया, इमीडिएटली बाजू में डिपार्टमेंट 2 रखो तो डिपार्टमेंट 2 में जाएगा, थर्ड में जाएगा, फोर्थ में जाएगा। तो सर ये मोशन स्टडी हो गया। तो आप प्रॉपरली आपके जो डिपार्टमेंट है वो अरेंज कीजिएगा, अननेसेसरी वर्कर का जो मूवमेंट है वो आपका अवॉइड करना है। वेस्टफुल मूवमेंट जो है वो आपका अननेसेसरी मूवमेंट है, अननेसेसरी एक्शन है, अननेसेसरी टास्क जो परफॉर्म किया जा रहा है जिससे फाइनल प्रोडक्ट में कुछ यानी इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है, फाइनल प्रोडक्ट में कुछ उसका यूज नहीं, वो सारे की सारे टास्क जो है अननेसेसरी टास्क है, अननेसेसरी मूवमेंट है, वो आपको अवॉइड करने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ गाइस ये जो टाइम एंड मोशन स्टडी है ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेगा, टाइम एंड मोशन स्टडी विल वर्क साइमल्टेनियसली। इसको बोला गया कि ये साइमल्टेनियस काम करेगा गाइस। ठीक है, साइमल्टेनियसली वो चेक करेगा। नेक्स्ट वन, तो ही उसके बेनिफिट मिलने वाले हैं। नाउ ये आगे का जो पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत अच्छे से लिखना है एग्जाम के अंदर। सर जी बोला है टाइम एंड मोशन स्टडी इज इंपॉर्टेंट टू मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। जी हाँ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, फीचर क्या है। सबसे पहले क्या हो गया सर जी, आपने आपका जो जॉब परफॉर्म करने का मेथड्स है, लेआउट है, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, डिपार्टमेंट 1 2 3 4 5 ऐसे सीक्वेंस में होने चाहिए सो दैट अननेसेसरी मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या कर दिया, आपके जो प्रोडक्शन के मेथड है वो इंप्रूव किए, आपका जो प्रोडक्शन का लेआउट है वो इंप्रूव किया, डिजाइन ऑफ वर्क इंप्रूव किया। इससे क्या हो गया सर जी,
इफेक्टिव यूज ऑफ मेन, इफेक्टिव यूज ऑफ मटेरियल एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेस हो गया। तो आपने क्या कर दिया सर जी, इससे क्या होगा, इंप्रूवमेंट आ गया। कहां पे इंप्रूवमेंट आ गया सर जी, आपके लेआउट में इंप्रूवमेंट आ गया, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट आ गया सर जी, आपके डिजाइनिंग ऑफ द वर्क में इंप्रूवमेंट आ गया। इससे जो है इफेक्टिवली यूज किया आपने मेन रिसोर्सेस एंड आपके जो मटेरियल है इसका। ये फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट वन सर जी, आपने क्या कर दिया, जो अननेसेसरी मूवमेंट है, वेस्टफुल मूवमेंट है, जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है आपके प्रोडक्ट के अंदर, तो वो आपने पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया और डायरेक्टली उसको इलिमिनेट कर दिया। अरे भाई ये स्टेप की जरूरत ही नहीं है, तू ये क्यों स्टेप परफॉर्म कर रहा है, ये स्टेप की जरूरत नहीं है, तू क्यों ये स्टेप परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि एवरी स्टेप के लिए, एवरी मूवमेंट के लिए सर आपको एफर्ट लगेगा वर्कर लोगों का, ठीक है। तो सर जी आपको करना क्या है, वेस्टफुल मूवमेंट आपने ऑल टुगेदर इलिमिनेट कर दो उसको, ठीक है। इससे क्या हो गया सर जी, वर्कर का जो है टाइम बचेगा, ठीक है सर जी, वो कम थकेगा, फटीग कम आएगा, क्योंकि सर अननेसेसरी स्टेप्स उसको अभी परफॉर्म करने ही नहीं है। तो ये था सर जी, अननेसेसरी स्टेप वो कम कर देगा। नेक्स्ट वन सर जी, हाईएस्ट इफिशिएंसी इन ऑल रिस्पेक्ट, आपकी इफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी, हाईएस्ट इफिशिएंसी लेवल आपको अचीव होएगा इन ऑल रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे से इफिशिएंसी आएगा, वर्कर लोगों का इफिशिएंसी आएगा। नेक्स्ट वन सर जी, आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा लेबर का स्टैंडर्ड सेट करते वक्त कि इतने टाइम के अंदर परफॉर्म करना चाहिए, ये स्टेप्स के अंदर परफॉर्म करना चाहिए। इससे क्या होगा सर जी, आपको कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन के लिए इसका फायदा होगा। एक बार आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, आपने देखा है ना, स्टैंडर्ड सेट कर दिया, एक्चुअल के साथ कंपेयर किया, वैरिएंसेस एनालिसिस किया एंड सो ऑन सर जी। तो ये कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन के जो स्टेप्स है वो यहाँ पे आपको परफॉर्म करते आएंगे। नेक्स्ट वन, वेज रेट फिक्स कर सकते हैं, यूजफुल फॉर फिक्सिंग द वेज रेट एंड इंट्रोड्यूसिंग इफेक्टिव इंसेंटिव स्कीम। सो वेज रेट फिक्स करते वक्त, इंसेंटिव स्कीम फिक्स करते वक्त आपको ये टाइम एंड मोशन स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज आई होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर है। टाइम स्टडी यानी क्या हो गया गाइज, आपने जो वर्कर ने टाइम लिया है जॉब परफॉर्म करने के लिए वो आपने एनालाइज किया, फिर आपने एक एवरेज टाइम सेट किया जो हो गया आपका स्टैंडर्ड। मोशन स्टडी का मतलब क्या है, वर्कर कैसे जॉब परफॉर्म करते हैं वो आपने एक स्टडी किया, अननेसेसरी जो मूवमेंट है, अननेसेसरी जो एक्शन है, अननेसेसरी जो आपके मोशंस है वो आपने कम कर दिए। इससे आपका लेबर का फटीग कम हो गया, लेबर की कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइएगा गाइज अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग। चलेगा, ये भी एक बहुत यानी सर पढ़ना पड़ेगा ये क्वेश्चन आपको, तो कुछ आउट ऑफ यानी हमने ऑलरेडी ये प्रैक्टिकल के वक्त कवर नहीं किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा। जी हाँ गाइस, डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग। चलिएगा डिस्कस करते हैं गाइस, जॉब इवैल्यूएशन क्या है सर जी। देखिएगा, जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग में आपको एकदम सिंपल पॉइंट ऑफ डिफरेंस बता देता हूं। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब आपका जो जॉब है उसको इवैल्यूएट करो, मेरिट रेटिंग का जो मतलब है, मेरिट रेटिंग मतलब वर्कर का इवैल्यूएशन किया जाए। सर ये दो पॉइंट सबसे पहले तो आप दिमाग के अंदर फिट कर दो। क्या बोला मैंने, जॉब इवैल्यूएशन का मतलब आप जो जॉब परफॉर्म कर रहे हो वो जॉब का इवैल्यूएशन कीजिएगा, ठीक है, क्या ये जॉब वर्थ है, ठीक है। तो गाइज जो जॉब है उसका इवैल्यूएशन किया, और सेकेंड पार्ट के अंदर जो है मेरिट रेटिंग के अंदर जो है वो आपने हर एक वर्कर का जो है वो इवैल्यूएशन किया। कौन करता है सर जी, उसका जो सुपेरियर है, सॉरी उसका जो सुपरवाइजर है, ठीक है, या फिर गाइज कोई इंडिपेंडेंट पर्सन है, ठीक है, कोई क्वालिफाइड पर्सन है, जो 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 वर्कर का जो करने का तरीका है जॉब परफॉर्म करने का, वो इवैल्यूएट करेगा। तो ये दो मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग। चलिएगा डिटेल के अंदर देखते हैं जॉब इवैल्यूएशन क्या है। तो जॉब इवैल्यूएशन इज एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ द जॉब, एनालिसिस करो, असेसमेंट ऑफ द जॉब, ठीक है, टू असेस और असरटेन रिलायबली देयर रिलेटिव वर्थ, ठीक है, क्या ये जॉब जो आप परफॉर्म कर रहे हैं क्या ये वर्थ है, करना चाहिए, और ठीक है सर जी इससे क्या होगा प्लस, और क्या होगा जॉब इवैल्यूएशन पे यू विल सजेस्ट, यू विल प्रोवाइड मैनेजमेंट, ठीक है, और रीजनेबल साउंड बेसिस for determination of the internal wages and salary structure for the various job position।
सबसे पहले तो आपने जॉब इवैल्यूएशन कर दिया, ठीक है, वो जॉब रिलायबल है क्या, क्या वो जॉब वर्थ है क्या, उसका जो है यानी जॉब का सबसे पहले इवैल्यूएशन कर दिया। उसके बाद सर जी वो जॉब परफॉर्म करने के लिए जो वर्कर्स है, ठीक है, सो जॉब के हिसाब से वो वर्कर का सैलरी, वर्कर का पोजीशन, वर्कर कौन सा जॉब परफॉर्म करेगा ये आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सपोज जो सुपेरियर है उसका कितना वेजेस होना चाहिए, ठीक है, जो मिडल मैनेजमेंट है उसका क्या सैलरी होना चाहिए, जो लोअर मैनेजमेंट है उसका क्या सैलरी होना चाहिए, जो ग्राउंड स्टाफ है उनका क्या सैलरी होना चाहिए। गाइज ऑब्वियसली ये जॉब टू जॉब वेरी करेगा। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसका सैलरी बहुत ज्यादा रहता है, ओनली डायरेक्टर सैलरी थोड़ा कम रहता है, ठीक है। उसके बाद जो आपके गाइस फंक्शनल मैनेजर्स है उनका सैलरी कम रहता है, ठीक है, जो डिपार्टमेंटल मैनेजर है उनका सैलरी कम रहता है, और गाइस जो वर्कर्स लोग हैं उनका सैलरी कम रहता है। तो ये आपने क्या किया, जॉब का इवैल्यूएशन किया है। ओके, सो इससे क्या हो गया, आपको अलग अलग जॉब के लिए कौन से वर्कर लगेंगे, वर्कर को क्या पेमेंट करना चाहिए, ये डिसाइड होएगा जॉब इवैल्यूएशन। और जैसे मैंने आपको बताया मेरिट रेटिंग क्या है, सर जी मेरिट रेटिंग इज अ सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ द, सर यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया आई थिंक सो पर्सनैलिटी, सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ द पर्सनैलिटी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ ईच वर्कर। कौन करेगा, मैंने बताया आपको, आपके जो सुपेरियर या भी सुपरवाइजर से, या फिर कोई टेक्निकल पर्सन आपने अपॉइंट किया, क्वालिफाइड पर्सन आपने अपॉइंट किया, जो हर एक वर्कर का जो काम है वो वर्कआउट करेगा, यानी वो इवैल्यूएशन करेगा, ठीक है, वो एसेस करेगा, ठीक है। नाउ गाइज इसके क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो हम लोग देखते हैं। ऑलरेडी कुछ एक दो पॉइंट मैंने आपको बता ही दिए है, वापस एक बार चेक करते गाइज इसके क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। फर्स्ट वन सर जी जॉब इवैल्यूएशन क्या है, सर जी जॉब इवैल्यूएशन वो जॉब वर्थ है या नहीं है, ये हम लोगों ने डिसाइड किया, जॉब वर्थ है या नहीं है, ठीक है, ये हमने डिसाइड किया। नेक्स्ट वन सर जी मेरिट रेटिंग के अंदर क्या है, वर्कर वर्थ है वो पोजीशन के लिए या नहीं है, वर्कर वो जॉब के लिए सर जी वर्थ है या नहीं है, ये हमने डिसाइड किया, ठीक है। गाइस मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, जॉब इवैल्यूएशन इवैल्यूएट जॉब, मेरिट रेटिंग इवैल्यूएट एम्प्लॉइज, ठीक है। सो ये जॉब इवैल्यूएशन क्या इवैल्यूएट करता है, जॉब को इवैल्यूएशन कर रहा है, और मेरिट रेटिंग जो है वो एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है उसका इवैल्यूएशन कर रहा है। नेक्स्ट वन आगे, job evaluation and its accomplishment are means to set up a relative wages and salary structure, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया कि जॉब इवैल्यूएशन हेल्प करेगा कि कौन से पोजीशन के लिए आप लोग कितना वेजेस कितना सैलरी आपने पे करना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन मेरिट रेटिंग प्रोवाइड साइंटिफिक बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग फेयर वेजेस फॉर ईच वर्कर बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसकी एबिलिटी अच्छी है, वो मेरिट रेटिंग के अंदर दिख जाएगा, वो अकॉर्डिंगली उसको पेमेंट मिलेगा। नेक्स्ट वन लास्ट पॉइंट, जॉब इवैल्यूएशन सिंप्लीफाइज वेज एडमिनिस्ट्रेशन बाय ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी वेज रेट, ठीक है। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब क्या है जी, यूनिफॉर्मिटी। सपोज एक आपके फंक्शनल मैनेजर है उनको सेम पेमेंट होएगा, डिवीजन मैनेजर है उनको सेम पेमेंट होएगा, ग्राउंड वर्कर है उनको सेम पेमेंट होएगा, ठीक है। आपने जॉब इवैल्यूएशन करके अकॉर्डिंगली वर्कर का फाइनलाइजेशन किया। ऑन अदर हैंड मेरिट रेटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फेयर रेट ऑफ पे फॉर द डिफरेंट वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। सर जी जॉब इवैल्यूएशन के अंदर क्या है, एक पोजीशन के लिए आप इक्वल वेजेस वर्कआउट करेंगे, इक्वल सैलरी वर्कआउट करेंगे, लेकिन सर जी जो मेरिट रेटिंग है उसके अंदर वर्कर को उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से, उसके एबिलिटी के हिसाब से जो है वो वेजेस मिलेगा। आई होप सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ये दो क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, सही है, चलेगा। बढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट क्या है, वी नीड टू डिस्कस ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। जी हाँ गाइस, टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग का जो है वो ऑब्जेक्टिव हम लोगों को फाइंड करना है। चलिए क्या है वो हम लोग चेक करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग, हमने देखा ना, टाइम कीपिंग वर्कर कब आया वर्कर कब गया ये रिकॉर्ड करता है टाइम कीपिंग। टाइम बुकिंग का मतलब क्या, वर्कर ने एक्चुअल में क्या काम परफॉर्म किया है। चलिए टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, दो है। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव वो पेरोल का प्रिपरेशन करना है, ठीक है। सो पेरोल का मतलब वर्कर को कितना पेमेंट मिलेगा। सर जी जो टाइम कीपिंग है, जो टाइम कीपिंग है
उसके बेसिस पे पेमेंट मिलता है। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन ये किया हुआ है, वर्कर को आइडल टाइम का भी पेमेंट मिलता है, वर्कर को आइडल टाइम का भी पेमेंट मिलता है। सपोज लंच टाइम है, टी ब्रेक है, कॉफी ब्रेक है, एक्सेट्रा, उसका भी उसको पेमेंट मिलता है। वर्कर जितनी देर फैक्ट्री के अंदर प्रेजेंट है उतना उसको पेमेंट मिलेगा। सो प्रिपरेशन ऑफ पेरोल। सेकेंड, अगला क्या है सर जी, कॉम्पिटिशन ऑफ कॉस्ट। सो सर जी टाइम बुकिंग जो है, सो टाइम बुकिंग आपको ये बताएगा वर्कर ने कौन सा जॉब परफॉर्म किया हुआ है। सो अगर आपको डिफरेंट जॉब के लिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए, डिफरेंट प्रोसेस के लिए अगर लेबर का कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो सर जी टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, टाइम बुकिंग डिपार्टमेंट आपको इसमें हेल्प करेगा। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम कीपिंग इन रिलेशन टू अटेंडेंस एंड पेरोल प्रोसीजर आर एज फॉलोस। सर जी पेरोल प्रिपेयर करना, किसी ने अगर ओवर टाइम किया वो कैलकुलेट करना, लेबर का कॉस्ट कंट्रोल करना, एसर्टेन एंड लेबर कंट्रोलिंग द लेबर कॉस्ट है, आइडल टाइम कितना हुआ है, नॉर्मल आइडल टाइम है, एबनॉर्मल आइडल टाइम है, वो आइडेंटिफाई करना है। सर जी डिसिप्लिनरी पर्पस भी के लिए भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, अगर कोई वर्कर टाइम पास कर रहा है तो वो भी पता चल जाएगा, अपसेंट है वो भी पता चल जाएगा, हाफ टाइम लिया वो भी पता चल जाएगा। देन ओवर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ये टाइम बुकिंग का जो है वो टाइम कीपिंग का वर्कआउट होएगा। सो ये जो 2 पॉइंट हमने देखे ना सर जी, ये जो 2 पॉइंट है वो टाइम कीपिंग के, अगले जो पॉइंट है वो टाइम बुकिंग के। टाइम कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, पेरोल का प्रिपरेशन करना है, और सेकेंड वन इज लेबर का कॉस्ट, हर एक जॉब का, हर एक प्रोसेस का, हर एक डिपार्टमेंट का लेबर का कॉस्ट कैलकुलेट करना। नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम बुकिंग, वर्कर ने क्या क्या काम किया है। ठीक है सर जी, हम लोगों को असर्टेन करना पड़ेगा कितना, ये टाइम बुकिंग क्या करता है, 8 घंटे अगर वर्कर प्रेजेंट है तो उसने क्या क्या काम किया है, तो इससे आपको पता चल जाएगा जॉब पे कितना काम किया हुआ है और गाइज आइडल कितना बैठा हुआ है। ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट वन, एसर्टेन द लेबर कॉस्ट ऑफ वेरियस जॉब एंड प्रोडक्ट। ऑब्वियस है सर जी, उसने कौन सी जॉब परफॉर्म की है, अकॉर्डिंगली उसका वेजेस जो है वो सेग्रीगेट होएगा। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वेजेस एंड बोनस पेबल अंडर द वेज इंसेंटिव स्कीम। सो नॉर्मल वेजेस कितना, बोनस कितना, टाइम सेव कितना हुआ है ये पता चलेगा। ओके नेक्स्ट वन, कॉम्पिटेंट डिटरमाइन द ओवरहेड रेट एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड अंडर द लेबर एंड मशीन आवर मेथड। चलेगा, ओवरहेड का रेट कैलकुलेट करते वक्त हम लोग क्या करते हैं सर जी, ओवरहेड का रेट कैलकुलेट करते वक्त इफेक्टिव आवर्स हम लोग लेते हैं, तो बजेटेड ओवरहेड्स अपॉन इफेक्टिव आवर्स, बजेटेड आवर्स, तो ये अपने को पता चलेगा। एंड इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द लेबर बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल टाइम बुक विद द स्टैंडर्ड और बजेटेड टाइम। कितना टाइम लगना चाहिए था, कितना टाइम लगा, ये कंपैरिजन करके आप जो है वो वर्कर का इवैल्यूएशन करेंगे। नेक्स्ट वन, अगला जो पॉइंट है, अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं फटाफट से। सर जी कौन से सर्कमस्टेंसेस है जिसके अंदर टाइम रेट सिस्टम फॉलो होएगा। सर हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल के अंदर ये डिस्कस किया था, लेबर के पहले ही लेक्चर के अंदर स्टार्टिंग के अंदर ही बताया था टाइम कीपिंग क्या है। सर जी वर्कर को टाइम के हिसाब से पेमेंट किया है, इसका फॉर्मूला था आपका आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर, डेज वर्क इंटू रेट पर डे, वीक वर्क मल्टीप्लाई बाय रेट पर वीक, सर जी मंथ वर्क मल्टीप्लाई बाय रेट पर मंथ। ठीक है सर जी, ये टाइम रेट से जो पेमेंट होता है वो किसके लिए बेनिफिशियल है, ये हमने देखा था। इससे क्या फायदा होएगा सर जी, सबसे पहला फायदा ये होता है नया वर्कर का एफिशिएंसी कम होता है, उसका प्रोडक्शन का स्पीड कम होता है, वो कम क्वांटिटी मैन्युफैक्चर होगा, तो सर जी उसको यानी पेमेंट मिलेगा, अच्छा खासा पेमेंट मिलेगा नए वर्कर के लिए। ठीक है, आपके वो जो लेबर यूनियन वाले हैं वो जनरली टाइम रेट ऑफ सिस्टम, इक्वालिटी ऑफ वेजेस होता है। ये 2 पॉइंट हमने देखे। इसके बाद हमने देखा था सर जी कहां पे ये, अगर आपको क्वालिटी वर्क चाहिए है ना, अगर आपको क्वालिटी वर्क चाहिए, अगर आपको मटेरियल का वेस्टेज कम चाहिए तो सर जी टाइम रेट के हिसाब से पेमेंट करो, क्योंकि पीस रेट में क्या होएगा, वर्कर ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करेगा, क्वालिटी इंपैक्ट होएगा उससे। सही बोल रहा हूं गाइस, समझ में आ रहा है सबको। तो ये सिचुएशन है जिसके अंदर टाइम कीपिंग वर्कआउट होता है। देखो क्या क्या दिया है इन लोगों ने। पर्सन हु सर्विस कैनॉट बी डायरेक्टली और इंटेंजिबली मेजर। सर जी यानी कि जो आपके इनडायरेक्ट वर्कर्स है गाइज, उनके लिए ये टाइम रेट सिस्टम इज प्रेफर, क्योंकि गाइज इनडायरेक्ट वर्कर का प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो आप पीस रेट का जो फॉर्मूला है वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। सो यहाँ पे दिया पर्सन हु सर्विस कैनॉट बी डायरेक्टली और टेंजिबली मेजर्ड, जैसे कि जनरल हेल्पर्स है, सुपरवाइजर है एंड क्लेरिकल स्टाफ है, तो इनका जो वेजेस है ये इनडायरेक्ट वेजेस के अंदर आएगा और इनके लिए टाइम रेट इज प्रेफर्ड। आगे जो स्किल्ड जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जो स्किल्ड आउटपुट देने वाले हैं, रेंडरिंग स्किल सर्विसेज है,
तो जैसे टूल मेकिंग है, इंस्पेक्शन है, टेस्टिंग है, इनके लिए गाइस टाइम रेट इज प्रेफर्ड। क्योंकि आपने देखा, मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि पीस रेट के अंदर क्या होगा गाइस, वर्कर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा जिसके अंदर डिफेक्टिव या फिर लेस क्वालिटी का बनने का चांसेस है। तो अगर आपको स्किल्ड वर्किंग करना है एंड स्किल्ड सर्विसेज चाहिए तो आपने टाइम रेट का पेमेंट करना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन, अगर आपका आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑपरेटर, यानी ऑपरेटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये प्रोडक्शन से रिलेट यानी आउटपुट से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि आपका ऑटोमेटेड प्लांट है ना, यहाँ पे दिया है ऑटोमेटिक केमिकल प्लांट्स। तो गाइज प्रोडक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ पर्सन, ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन होता है, तो उस केस के अंदर आप जो है वो टाइम रेट का सिस्टम फॉलो करेंगे। ओके, सो ये क्वेश्चन सिंपल हम लोगों ने कवर किया है। नाउ डिस्कस द इफेक्ट ऑफ ओवर टाइम पेमेंट ऑन अ प्रोडक्टिविटी। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, ओवर टाइम का आपकी प्रोडक्टिविटी पे क्या इंपैक्ट आएगा? ओवर टाइम कब करते हैं सर जी? नॉर्मल टाइम से ज्यादा अगर आप काम करते हो तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ ओवर टाइम, है ना। सो ओवर टाइम जो है वो हम लोग नॉर्मल से ज्यादा करते हैं। हम लोगों ने ये देखा था कि ओवर टाइम के अंदर वर्कर को डबल द नॉर्मल रेट जनरली पे किया जाता है ना। तो गाइज इसका प्रोडक्टिविटी पे क्या इंपैक्ट आता है ना, तो वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है उन्होंने दिया है, सर जी ओवर टाइम प्रीमियम इज पेड, इट इज एन एडिशनल पेमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट इन एडिशन टू द नॉर्मल रेट। जैसे हमने देखा कि डबल द नॉर्मल रेट जनरली पे किया जाता है ओवर टाइम के अंदर। तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, सपोज आपका वेज रेट 100 रुपीज है, ओवर टाइम के अंदर आपको 200 रुपए पे करना पड़ेगा, यानी 100 रुपीज का आपको एक्स्ट्रा पेमेंट जाएगा, तो आपका वेजेस जो है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट, ओवर टाइम नॉर्मल शिफ्ट से आगे आप काम करते हो तो वो कंसिडर किया जाता है, तो वर्कर का जो एफिशिएंसी है वो ऑब्वियसली कम रहेगा, क्योंकि नॉर्मल टाइम के बाद उसको आप काम पे लगा रहे हो, यानी ऑब्वियसली उसका एफिशिएंसी कम होएगा। एफिशिएंसी कम होएगा तो उसका जो प्रोडक्शन है वो इंपैक्ट होएगा, प्रोडक्शन कम होते जाएगा। तो गाइज नॉर्मल शिफ्ट के अंदर जो आपका प्रोडक्शन होने वाला है, ओवर टाइम के अंदर थोड़ा प्रोडक्शन इंपैक्ट जरूर होता है। नेक्स्ट वन, सर जी आगे क्या दिया है, वर्कर को क्या है सर जी, अगर आपने उसको बोल दिया कि ओवर टाइम में आपको ज्यादा पेमेंट वगैरह मिलेगा, तो वो क्या करेगा, नॉर्मल शिफ्ट के अंदर वो धीरे धीरे काम करेगा एंड वो क्या करेगा, काम कंप्लीट नहीं करेगा वो नॉर्मल शिफ्ट के अंदर, सो दैट ओवर टाइम के अंदर जाएगा और उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ऐसा भी टेक्निक जो है वो वर्कर लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो जिससे आपका ओवरऑल प्रोडक्शन जो है, ओवरऑल आउटपुट जो है वो इंपैक्ट होएगा। नेक्स्ट वन, सर जी आगे दिया है रिड्यूस आउटपुट। आगे इंफॉर्मेशन दिया, आपका आउटपुट कम हो रहा है एंड प्रीमियम बढ़ रहा है, इसके वजह से आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने वाला है। जी हाँ गाइस, सो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हम लोगों ने कवर किए। सो अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं, डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम एंड ओवर टाइम वेजेस। जी हाँ सर जी, आइडल टाइम एंड ओवर टाइम का हम लोगों को ट्रीटमेंट, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से जब प्रैक्टिकल वर्किंग किया था तब मैंने ये एक्सप्लेन किया था। वापस मैं वो आपको वर्कआउट करवा देता हूँ। कंसेप्ट बुक के अंदर हमने बहुत अच्छे से ये देखा हुआ है। लेट्स सी अगेन। जी हाँ गाइस, जस्ट अ सेकेंड, वो इंपॉर्टेंट है इसलिए वापस से मैं कवर करवा रहा हूँ। जी हाँ, सो पहले तो हम लोग कवर कर लेते हैं ओवर टाइम का ट्रीटमेंट। हम लोगों ने ओवर टाइम का क्या देखा था, नॉर्मल से अगर नॉर्मल शिफ्ट से ज्यादा अगर आप काम करते तो ओवर टाइम कंसीडर किया जाएगा। फैक्ट्रीज एक्ट क्या बोलता है, 1948 फैक्ट्रीज एक्ट बोलता है, अगर आपने एक दिन में 9 आवर से ज्यादा काम किया या फिर एक वीक में 48 आवर से ज्यादा काम किया तो उसको हम लोग ओवर टाइम कंसिडर किया जाएगा। और एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट ओवर टाइम जो है वो आपको डबल द नॉर्मल रेट से पेमेंट किया जाएगा। अब उसकी हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे ना। वो ओवर टाइम अगर आप करते हो एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर को अर्जेंट है, कस्टमर की रिक्वेस्ट है, जल्दी उसको अगर प्रोडक्शन चाहिए, आउटपुट उसको जल्दी चाहिए, तो वो सिचुएशन के अंदर जो भी कुछ ओवर टाइम का प्रीमियम है वी विल कलेक्ट, वी विल चार्ज टू दैट स्पेसिफिक कस्टमर। वो कस्टमर से हम लोगों को रिकवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, आपको ओवर टाइम करना पड़ा है, नॉर्मल प्रोडक्शन का कुछ शॉर्टफॉल चल रहा है, ठीक है, नॉर्मल रीजन है, प्रोडक्शन पीछे चल रहा है और आपने ओवर टाइम अगर कंसीडर किया हुआ है तो ओवर टाइम का प्रीमियम जो है वो ओवरहेड को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जो है वो उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट बोलता है कि सर जी अगर किसी और डिपार्टमेंट की वजह से आपको ओवर टाइम करने के लिए आ रहा है, ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल पहले वाले डिपार्टमेंट ने काम टाइम पे कंप्लीट नहीं किया तो आपको अभी टाइम पे कंप्लीट करने के लिए ओवर टाइम करना पड़ा, तो किसी और डिपार्टमेंट की गलती की वजह से आपको अगर ओवर टाइम करने के लिए आ रहा है तो जो भी कुछ प्रीमियम है यू आर गोना चार्ज दैट प्रीमियम टू
दैट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट जिसने गलती किया हुआ है। नेक्स्ट वन गाइज, अगला पॉइंट इन्होंने बोला है, अगर आपने ओवर टाइम एबनॉर्मल रीजन की वजह से किया है, कुछ नेचुरल कैलमिटी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, जैसे कोरोना में कुछ डिमांड एकदम सडनली बढ़ गया था ओके सैनिटाइजर का एक्सेट्रा, तो गाइज ऐसे एबनॉर्मल सिचुएशन के अंदर अगर आप ओवर टाइम करते हो तो ओवर टाइम का प्रीमियम जो है वो आपको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन और लास्ट पॉइंट है, अगर आप ओवर टाइम करते हो, नॉर्मल करते हो, और क्योंकि देर इज अ शॉर्टेज ऑफ द वर्कर, वर्कर की फुल्ली शॉर्टेज अगर चल रही है और इसकी वजह से अगर आपको ओवर टाइम करने के लिए आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपका जो नॉर्मल वेज रेट है वो इन्फ्लेट कर देंगे, वेज रेट जो है वो आपको इन्फ्लेट करना है। ओके सो ये पॉइंट हम लोगों ने कवर कर दिया ओवर टाइम का। सो याद रखेंगे गाइस, ओवर टाइम का प्रीमियम क्या करेंगे, अगर कस्टमर की रिक्वेस्ट है कस्टमर को चार्ज करो, अगर किसी यानी नॉर्मली प्रोडक्शन शॉर्टफॉल चल रहा है और उसको टाइम पे लेके आने का है तो ओवरहेड को ट्रांसफर करो, किसी और डिपार्टमेंट की गलती की वजह से ओवर टाइम किया हुआ है तो वो डिपार्टमेंट को प्रीमियम चार्ज कर दो, एबनॉर्मल रीजन की वजह से अगर ओवर टाइम करने के लिए आ रहा है तो गाइज कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रीमियम आप ट्रांसफर करेंगे, और अगर आपका वर्कर का शॉर्टेज ही चल रहा है उसकी वजह से ओवर टाइम करने के लिए आ रहा है, उस सिचुएशन में आप नॉर्मल वेज रेट जो है वो इन्फ्लेट करेंगे। अब आते हैं ओवर टाइम के बाद आइडल टाइम के ट्रीटमेंट की तरफ। आइडल टाइम क्या है, वर्कर फैक्ट्री के अंदर प्रेजेंट है, वो पैसे ले रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है। अब गाइज ये जो आइडल टाइम है उसको दो कैटेगरी के अंदर हमने डिवाइड किया था, एक नॉर्मल आइडल टाइम था और एक एबनॉर्मल आइडल टाइम था। नॉर्मल आइडल टाइम क्या है सर जी नॉर्मल आइडल टाइम एकदम सिंपल है सर जी, फैक्ट्री गेट से आपके प्रोडक्शन फ्लोर तक आने का टाइम रहेगा सर जी, टाइम इंटरवल बिटवीन द टू जॉब, दो जॉब के बीच में का टाइम इंटरवल, जैसे दो लेक्चर के बीच में एक 5-10 मिनट्स का ब्रेक रहता है एक्सेट्रा वो। नेक्स्ट मशीन सेटअप के लिए टाइम लगेगा, ओके मशीन रूटीन पे लाने के लिए आपको टाइम लगेगा, उसके बाद अपना नॉर्मल लंच टाइम है, टी ब्रेक है, कॉफी ब्रेक है, रिफ्रेशमेंट ब्रेक है एक्सेट्रा, ये सारे जो है वो नॉर्मल आइडल टाइम के कंसेप्ट है। अब नॉर्मल टाइम आइडल टाइम अगर है तो उसमें भी आगे दो कैटेगरी है, क्या आपका डायरेक्ट वर्कर है या फिर आपका इनडायरेक्ट वर्कर है। अगर आपका डायरेक्ट वर्कर है, अगर आपका डायरेक्ट वर्कर है तो हम लोग क्या करेंगे, वेज रेट इन्फ्लेट करेंगे, ये पॉइंट आप याद रखना, डायरेक्ट वर्कर है तो वेज रेट जो है वो हम लोग इन्फ्लेट करेंगे ओके, और अगर इनडायरेक्ट वर्कर है तो हम लोग ओवरहेड को ट्रांसफर करेंगे, आइडल टाइम का जो भी कुछ वेजेस है वो ओवरहेड को ट्रांसफर करेंगे। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने भर भर के सॉल्व किए, आपको ये कंसेप्ट वहां पे क्लियर हो जाएगा। अगर आइडल टाइम नॉर्मल रीजन की वजह से है, जैसे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है या फिर शॉर्टेज ऑफ मटेरियल है, पावर का फेलियर हो गया है, मशीन ब्रेकडाउन हो गया है ओके, तो ये एबनॉर्मल पुअर सुपरविजन है, स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गया, इसके वजह से अगर आइडल टाइम है तो जो भी कुछ आपका पेमेंट जा रहा है आइडल टाइम का वो हम लोगों को कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा, है ना। ये जो एबनॉर्मल कॉजेस है वो आगे जाके आपको और दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करने पड़ेंगे, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, सॉरी 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 नॉट एबनॉर्मल को है अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल के अंदर वर्कआउट करना पड़ेगा, जैसे कंट्रोलेबल इन्होंने वर्ड यूज किया है ना, अनकंट्रोलेबल, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा गाइस आइडल टाइम क्या है, वर्कर को पेमेंट मिल रहा है काम नहीं हो रहा है, दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल के रीजंस आपको लिखना है, नॉर्मल में भी दो पार्ट आएगा, आपका डायरेक्ट वर्कर रहेगा, इनडायरेक्ट वर्कर रहेगा, डायरेक्ट वर्कर रहेगा तो वेज रेट इन्फ्लेट कर दो, इनडायरेक्ट वर्कर अगर रहता है तो हम लोग जो है वो ओवरहेड को ट्रांसफर करेंगे आइडल टाइम का वेजेस। एबनॉर्मल रीजन की वजह से अगर आइडल टाइम करने के लिए आ रहा है तो आपको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, सही है। चलिएगा बढ़ते हैं आगे गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पूरा बहुत डिटेल के अंदर, यहाँ पे तो भी थोड़ा शॉर्ट में दिया है, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर कवर किया। चलिएगा आगे एक अच्छा सा क्वेश्चन है, रोवन प्रीमियम बोनस सिस्टम डज नॉट मोटिवेट अ हाईली एफिशिएंट वर्कर as a less efficient worker and highly efficient worker can get or obtain a same bonus under this system, discuss with example। गाइस ये एग्जांपल एक्सप्लेन करते वक्त आपको सिंपली करना ये है, रोवन का बोनस और हालसे का बोनस आपको फॉर्मूला लिखना है। अच्छा रोवन का क्या फॉर्मूला है, आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर, ठीक है। पहला जो पार्ट है गाइस आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर, ये आपका बेसिक वेजेस है, और आगे का जो पार्ट है टाइम सेव अपॉन टाइम अलाउड इनटू आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर, ये आपका बोनस है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सर जी बोनस का जो है वो हेल्थ रोवन का, हेल्थ के अंदर बोनस कैसे आता है 50%, हेल्थ के अंदर कैसे आता है 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर, ठीक है। सो ये आपका हेल्थ के अंदर बोनस का पार्ट है। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स आगे अब एक एग्जाम्पल भी उन्होंने लेने के लिए बोला है, तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर।
गाइज आपका बेसिक वेज रेट जो है वो 60 है, टाइम अलाउड इज 8 आवर्स है, वर्कर एक्स लेस इफिशियंट है, 6 घंटे के अंदर उन्होंने काम कंप्लीट किया, वर्कर वाई जो है वो मोर एफिशिएंट है, उन्होंने सिर्फ 2 घंटे के अंदर ये काम कंप्लीट किया। अगर आप चेक करेंगे वर्कर एक्स ने 2 घंटा सेव किया है, वर्कर वाई ने आई थिंक सो 6 आवर सेव किया है। अब लेट्स कैलकुलेट बोनस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो गाइज एक्स एंड वाई का बोनस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आप चेक करेंगे रोवन के अंदर फॉर्मूला क्या था, आवर टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर। सो जी आपका जो टाइम सेव्ड है, पहला जो एक्स वर्कर है उसने 2 घंटा ही सेव किया है, डिवाइडेड बाई 8 इनटू गाइज आवर्स वर्क 6 मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर 60, तो उसको जो बोनस मिला है वो 90 रुपीज का बोनस है। हम लोग अभी वाई का चेक करेंगे मालिक। वाई का क्या है गाइज, टाइम सेव्ड इज 6, टाइम अलाउड वाज 8, है ना, टाइम सेव्ड इज 6, क्योंकि 2 घंटे के अंदर काम किया है जो 8 घंटे में करना चाहिए था, तो सर जी आपने जो है वो 6 घंटा सेव कर दिया। टाइम अलाउड इज 8, तो 6 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाय आवर्स वर्क इज 2 मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर आएगा आपका 60, तो दोनों को 90 मिल रहा है सर, यानी एक्स लेस एफिशिएंट है, एक्स कम एफिशिएंट है, फिर भी उसको 90 रुपीज का बोनस मिल रहा है, और वाई पर आवर की बात पर आवर नहीं टोटल बोनस मिल रहा है, और वाई जो है गाइज वो वेरी एफिशिएंट वर्कर है, बहुत ज्यादा उसने टाइम सेव किया है, फिर भी उसको सेम अमाउंट ऑफ बोनस मिला है। ये एग्जांपल से पता चल जाएगा गाइस की रोवन सिस्टम में जो वेरी एफिशिएंट वर्कर है वो गाइस उसको दिक्कत रहेगी। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं सर जी, आगे बढ़ेंगे। ब्रीफ आउट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हेल्थ से प्रीमियम प्लान। बिफोर यू गो टू दैट हेल्थ से प्रीमियम प्लान यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, सबसे पहले तो क्या करेंगे, हेल्थ से का फॉर्मूला लिखेंगे। हेल्थ से का फॉर्मूला क्या है, आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। सो इसका एडवांटेज क्या है सर जी, एडवांटेज सबसे पहले तो एफिशिएंट वर्कर के लिए भी मोटिवेशन है एंड लेस एफिशिएंट वर्कर के लिए भी टेंशन नहीं है, क्योंकि सर जी लेस एफिशिएंट का क्या होता है, वो कम क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करता है, फिर भी वो टाइम सेव नहीं करता है, फिर भी उसको एक बेसिक वेज रेट मिलेगा, जितना आवर्स उसने काम किया है एटलीस्ट उसको पेमेंट मिलने वाला है ना, तो उसको एक गारंटी है कि पैसा कट नहीं होएगा उसका, उसको एक बेसिक आवरली पेमेंट मिलने वाला है। और जो एफिशिएंट वर्कर है उसको पता है भाई जितना मैं टाइम सेव करूंगा उसका 50% जो है वो मुझे बोनस मिलने ही वाला है ना। तो गाइस चेक करो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, टाइम रेट इज गारंटीड while there is a opportunity for increasing earning by increasing production। एक गारंटी दे दिया, गारंटी किसके लिए, लेस इफिशिएंट वर्कर के लिए, नए वर्कर के लिए आपने गारंटी दे दिया, और एक एफिशिएंट वर्कर है उसको अपॉर्चुनिटी है ज्यादा अर्निंग का, क्योंकि उसको बोनस भी मिलेगा 50% ऑफ टाइम सेव, सो दोनों के लिए ये बेनिफिशियल है। नेक्स्ट वन, दिस सिस्टम इज इक्विटेबल इन एज मच एज द एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट उसका है, a direct return for his effort in improving production methods and providing better equipment। ठीक है, तो गाइज ये टू वे हो रहा है, एम्प्लॉयर के लिए भी बेनिफिशियल है, एम्प्लॉई के लिए भी ये पार्ट जो है वो बेनिफिशियल बनेगा। अब डिसएडवांटेज क्या है सर जी, सर जी डिसएडवांटेज क्या है, इंसेंटिव इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एट विच पीस रेट सिस्टम, इन फैक्ट द हार्डर द वर्कर वर्क द लेसर ही गेट पर पीस, पर पीस जो है वो वेजेस कम कम होते जाता है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके, सो इंसेंटिव स्ट्रॉन्ग नहीं है पीस रेट के हिसाब से, पीस रेट में उसको ज्यादा पेमेंट मिलता है और यहाँ पे इफेक्टिव अर्निंग पर पीस कम होते जाता है। नेक्स्ट वन, शेयरिंग प्रिंसिपल में नॉट बी लाइक बाय द एम्प्लॉय, क्योंकि सर 50% एम्प्लॉयर लेके जा रहा है और 50% टाइम सेव का एम्प्लॉय को मिल रहा है, सो मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ये एम्प्लॉई के लिए बेनिफिशियल नहीं है 50% शेयरिंग का, वहां पे वो कुछ क्वेश्चन रेज हो सकता है। सो गाइज बॉयज एंड गर्ल्स, हियर वी कंप्लीटेड ऑल द थियरी क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक एम्प्लॉई। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अनदर थियरी टॉपिक, टेक केयर ऑल, बाय।